Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here to discuss about a case which is केशव नंद भारती केस। आइए जानते हैं केशव नंद भारती केस के निर्णय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह मामला केरल के एक हिंदू धार्मिक मठ के प्रमुख श्री केशव नंद भारती द्वारा दायर किया गया था, जिसमें भारतीय संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायपालिका की शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने की मांग की गई थी। यह मामला हमें यह समझाने में मदद करता है कि धार्मिक संस्थाओं को कितनी आज़ादी है और राज्य शिक्षा के क्षेत्र में किस हद तक निर्णय रख सकता है। 1960 के दशक में राज्य सरकार ने शैक्षणिक सुधारों के तहत उनकी संस्था पर शिक्षा से जुड़े नियम लागू करना शुरू करा। इन नियमों में स्कूल का पाठ्यक्रम, शिक्षक नियुक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण आदि शामिल थे। केशव नंद भारती ने दावा किया कि उनकी संस्था धार्मिक कार्य करती है, इसलिए राज्य सरकार उन्हें शिक्षा के नियमों से मुक्त करे। यह मामला कई दिनों तक कोर्ट में चला। यह मामला लगभग 68 दिन तक चला। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट लगभग 700 पेजेस का दिया। यह विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्या धार्मिक संस्थाओं को शिक्षा के लिए सरकारी नियमों का पालन कराना अनिवार्य है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने का प्रचार करने और धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। एक्ट आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। आइए जानते हैं इस केस के कुछ मुख्य कानूनी प्रश्न। क्या धार्मिक संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या राज्य शिक्षा के मानकों और नियमों को लागू कर सकता है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत शिक्षा से संबंधित सभी नियमों को छूट मिलनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 को किस तरह समझा जाए? इस केस में कोर्ट ने माना कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धार्मिक संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में पूरी आज़ादी मिले। शिक्षा सामाजिक विकास को मूल अधिकार देती है और इसे केवल धार्मिक कर्म नहीं माना जा सकता, इसलिए समान और प्रभावी हो। आर्टिकल 30 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक और अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनकी संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह अधिकार तब तक सीमित रहेगा जब तक कि सार्वजनिक हित के विरुद्ध ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धार्मिक संस्थाओं को शिक्षा देने की स्वतंत्रता है, लेकिन वे राज्य के शिक्षा से जुड़े नियमों और मानकों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। कुल 13 न्यायाधीशों की पीठ ने इस ऐतिहासिक फैसले में 7:6 की बहुमत से यह फैसला तय किया। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है। आर्टिकल 368 के तहत यह शक्ति दी हुई है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है और संसद संविधान की मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म और सत्ता का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जस्टिस HR खन्ना, जिन्होंने मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का समर्थन किया और कहा मूल संरचना को बनाए रखते हुए संविधान के किसी भी आर्टिकल में संशोधन किया जा सकता है।
संसद की शक्ति पूर्ण है, लेकिन वह सीमित है जहां संविधान की आत्मा की बात आती है। जस्टिस एस.एम. सीकरी ने भी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है, लेकिन यह अधिकार इतना व्यापक नहीं हो सकता कि संविधान की मूल पहचान को नष्ट कर दे। संविधान के मूल ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह फैसला भारत के संविधान के इतिहास में सबसे लंबा और सबसे प्रभावशाली रहा। इसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों को समाप्त नहीं कर सकती, चाहे उनके पास कितनी भी बहुमत क्यों ना हो। As a result, we see about this case is that no one can amend the basic structure of the Constitution. Thank you. If you like my video, do subscribe my channel and share my video. Thank you.